Hello students, how are you? In our previous class we started the D and F block elements and we started about the D block elements and we discussed started the general properties of D and F block elements. We discussed started the properties of D block elements and we discussed one of the property which is atomic radius. Okay, in that the second one, or we can say that combined with the first one more radius, that is ionic radius. आयनिक रेडियस जो फर्स्ट वाले के साथ कंबाइंड है या अपन इसको अलग भी मान सकते हैं, उसको अपन पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं या इसको अपन पर्टिकुलरली अपन टारगेट करते हुए इसके ऊपर बात करते हैं. ओके, सबसे पहली बात आती है आयनिक रेडियस है क्या. आयनिक रेडियस का मीन्स अपन चलें तो एक सिमिलर डेफिनेशन अपन बना सकते हैं. सिमिलर डेफिनेशन अपन यहाँ पे बना सकते हैं कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस, लेकिन इस बार किसकी, आयन की जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नॉन एज आयनिक रेडियस. डी ब्लॉक एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज प्लस में होती है, तो ये हमेशा कैटायंस बनाते हैं. तो इनकी जो आयनिक रेडियस होगी वो कौन सी होगी, कैटायनिक रेडियस. और हमेशा याद रखना कैटायन की जो रेडियस है, कैटायन की जो रेडियस होती है वो हमेशा पेरेंट एटम के मुकाबले कम होती है. पेरेंट एटम के मुकाबले हमेशा कम होगी. गॉट इट. और उसका कारण क्या होता है, यू नो दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है. भाई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया ना, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड होता है, जिसके कारण से अपन बोल सकते हैं साइज जो है वो कंटिन्यूसली यहां पर कम होती जाती है. गॉट इट, अंडरस्टैंड. अच्छा, जो कैटायन की जो रेडियस या 3D सीरीज की अपन बात करें तो 3D सीरीज में जैसे जैसे अपन, वैसे तो रेडियस में अपन ने बात कर लिया, अपन पर्टिकुलरली आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं. अपन जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं 3D सीरीज में, आयनिक रेडियस की अपन वेरिएशन जो पीरियोडिसिटी उसकी बात कर रहा हूं मैं, 3D सीरीज में जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि स्कैंडियम से जो अपन जिंक की साइड में चलते हैं, तो उस साइड में उस टाइम पर अपन देखते हैं कि जो आयनिक रेडियस है, जो आयोनिक रेडियस है, ये हमेशा कम होती जाएगी. नॉर्मली, हमेशा तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मली जो है आयनिक रेडियस वो कॉन्स्टेंटली यहां पर कम होती जाती है. गॉट इट. और उसका कारण आप जानते ही हैं, जैसे जैसे आगे चलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज्ड होता जाता है. और वो जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज है वो शील्डिंग इफेक्ट को बैलेंस्ड आउट कर लेता है, इसलिए जो साइज है वो डिक्रीज होती जाएगी. ओके, अब यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो इसके साथ यहां पर जुड़े हुए हैं. जब अपन मूव डाउन करें, अपन जानते हैं जब अपन मूव डाउन करते हैं, मतलब ग्रुप में अपन चलते हैं, तो नॉर्मल कंडीशंस में एटॉमिक साइज बढ़ती है. एटॉमिक साइज हमेशा क्या होती है, बढ़ती जाती है. और उसका कारण क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज्ड होती जाती है. नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज्ड होती जाती हैं. गॉट इट, अंडरस्टैंड. अच्छा, अब अपन यहां पर बात करें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज. 4 सीरीज थी हमारे पास, 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज. अब यहां पर जो अपने को देखने को मिलता है ट्रेंड, वो ये है कि 3D के मुकाबले 4D ज्यादा बड़े होते हैं साइज में. 3D के मुकाबले क्या रहेगा, 4D ज्यादा बड़े होते हैं. गॉट इट. व्हाई, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल यहां पर ऐड हो गई. लेकिन 4D और अगर मैं 5D का कंपेयर करूं या 5D और 6D का कंपेयर करूं तो दे आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज.
थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये क्या रहते हैं, सेम साइज के रहते हैं। और उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड, पर्टिकुलरली इसी की बात की जाती है, तो इसको तो एक बार रहने दो, अपन इसकी बात करते हैं। दैट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके कारण से आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अपन ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना 4D और 5D जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सेम साइज के होंगे बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए इनकी जो 5D है उसकी साइज 4D के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। गॉट इट, दैट इज आयनिक रेडियस। तो यहां पर आयनिक रेडियस का एक इक्वेशन जो काम का है, जो पूछा जाता है, वो था 4D और 5D की साइज का सेम होना। यहां पर क्वेश्चन यहां पर अपने से पूछे जाते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड, फर्स्ट तो अपन ने एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस की बात की। सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, या जिसको दूसरा नाम दिया जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे तो दैट इज आईई, और इसके लिए वर्ड काम मिलेंगे तो दैट इज आईपी। ओके, क्लियर है क्या, किसे बोलते हैं, किसी भी एटम की आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट शेल के अंदर मौजूद उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नॉन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी which is required to remove the electron of outermost shell of gaseous isolated atom is known as ionization enthalpy। क्या बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। गॉट इट। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अपन बात करें तो ये साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। जितनी छोटी साइज होगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, जितनी बड़ी साइज उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। भी सीधी सी बात है, एक तो ये एटम है और एक ये एटम है। अब यहां से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज है, जबकि यहां पर आप बात करें तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाती है न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। तो साइज अगर बढ़ेगी, साइज का और आयनाइजेशन पोटेंशियल का, एंथैल्पी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। साइज कम आईपी ज्यादा, साइज ज्यादा आईपी कम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है कि अगर आईपी ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उस कंडीशन में आईपी भी ज्यादा होती है। गॉट इट, अंडरस्टैंड और नॉट। चलिए अब यहां पर अपन डी ब्लॉक की जो बात करें, जो अपने एलिमेंट्स हैं, यहां पर जो आईपी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो इरेगुलर बिहेवियर यहां पर थोड़ा सा वो शो करती है। देयर इज इरेगुलर चेंजेस इन आईपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज ऑफ द इरेगुलर वेरिएशंस ऑफ द एटॉमिक साइज। यहां पर एटॉमिक साइज का इरेगुलर वेरिएशन है, यानी कि अपन आगे चलें तो वो रेगुलर वे में साइज घटती या बढ़ती नहीं है। रेगुलर वे में साइज में चेंजेस नहीं हो रहे, इरेगुलर चेंजेस अपने को दिखाई देते हैं। तो यहां इरेगुलरिटी के कारण से इनके लिए आईपी की वैल्यूज में भी इरेगुलरिटी अपने को कंसीडर होती है। गॉट इट। अच्छा, इनके आईपी की अगर अपन बात करें तो यहां पर ऑलमोस्ट थोड़ा सा यहां पर साइज लगभग सेम होती है। जो साइज थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी की कंसीडरेशन ना करें तो जो ज्यादातर एलिमेंट है डी ब्लॉक की, चाहे वो 3D की बात कर लो चाहे आप 4D की बात कर लो, वो सेम साइज की होती, ऑलमोस्ट
सेम साइज होने के कारण से इनके लिए आईपी की जो वैल्यूज हैं दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम यहां पर होती है। बस फर्क जो आता है वो आता है इनमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है, तो ये कोई ज्यादा नहीं माना जाता। आईपी का 6 वोल्ट से लेकर कितना रहता है 10 वोल्ट के बीच का यहां पर इनके लिए आईपी की वैल्यूज यहां पर होती है, एक्सेप्ट कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम के लिए आईपी की वैल्यू 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मुकाबले ज्यादा है। ओके, क्लियर? तो ये सवाल माइंड में आता है, ऐसा क्यों? इन सब के लिए इनके अलावा ये जो थोड़ा सा ये बिहेवियर ये अलग शो क्यों करते हैं? चलो इस पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी का एक छोटा सा पॉइंट अपन बीच में ले लेते हैं, फिर इस पे पॉइंट पे वापस आएंगे इनका क्यों है। नॉर्मली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। किसमें रहेंगे? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं ज्यादातर, इसलिए इनके आईपी की वैल्यू लगभग ज्यादातर के सेम है। लेकिन जो कॉपर और जो क्रोमियम है, कॉपर और क्रोमियम जो है उसके अंदर अब 3 में थोड़ा सा फर्क है। देखो, एक तो कॉपर, एक क्रोमियम और एक स्कैंडियम, ये जो है इनमें +2 स्टेट नहीं रहती, +2 स्टेट नहीं रहती। क्रोमियम को एक बार बाद में बात करेंगे, इसमें +1 है। इन दोनों में +2 स्टेट नहीं है। कॉपर जो है वो यहां पर +1 स्टेट के अंदर यहां पर रहता है। कॉपर किस में रहेगा? +1 स्टेट के अंदर यहां पर रहता है। और स्कैंडियम जो है वो +3 स्टेट में होता है। बाकी ज्यादातर +2 में है ही है, बाकी तो सब कैसे हैं? +2 में। ये यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन ये शो करते हैं, और उसका कारण है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इन कॉपर का लिखो तो दैट इज 3d10 4s1, तो ये रिमूव करने पर उसको स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि 3d फिल हो गया। स्कैंडियम की बात करें तो दैट इज 3d1 4s2, ये अगर इन तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन निकालते ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। इसलिए ये थोड़ा सा यहां पर जो नॉर्मल स्टेट्स हैं यानी कि +2 स्टेट्स, उससे ये वेरिएशंस शो करते हैं। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इनके लिए। कॉपर और स्कैंडियम जो है उनके अलावा बाकी सबके लिए +2, और इनके लिए +2 से +3 और +1 स्टेट्स जो हैं वो अपने को कंसिडर की जाती है। अब एक क्वेश्चन यहां पर और आता है, क्रोमियम और कॉपर इनके लिए IP2 की वैल्यू हाई होती है बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले। IP2 का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। देखो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसके लिए होता है IP फर्स्ट। अगर IP फर्स्ट के बाद जो भी बना, जैसे मान लीजिए A की बात करें तो A+ बन गया, अब उससे एक और इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? IP2। अब आ गया +2, इससे एक और एनर्जी इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? IP3। गॉट इट? तो इनके लिए IP2 जो है वो ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर भी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपने को मिलता है। क्रोमियम का लिखूं तो दैट इज 3d5 4s1, और कॉपर का लिखूं तो दैट इज 3d10 4s1। इनका अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो ये D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। जैसे ही मैं रिमूव करता हूं, यानी कि IP1 जैसे ही मैं देता हूं, ये वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हटेंगे, ये बचेगा, जो कि क्या है? दैट इज स्टेबल। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल। अब यहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भाई स्टेबिलिटी जब एटम अटेन कर चुका है, उसके बावजूद अब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो डेफिनेटली अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर इसका आंसर क्या है?
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 एंड 3d10, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उसका यहां पर रिक्वायरमेंट आता है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड प्रॉपर्टी पे अपन बात करें तो दैट इज मेटेलिक. फर्स्ट एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, रेडियस. सेकंड दैट वाज आयनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो दैट इज मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक नेचर. मेटेलिक नेचर. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे मेटेलिक नेचर में होते हैं, यानी कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड, हार्ड, वो सब ये शो करते हैं. इसके अलावा ये क्रिस्टल्स बनाते हैं. किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड. जो बॉडी सेंटर्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो एफसीसी, फेस सेंटर्ड. इसके अलावा एचसीएफ. ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो ऑर्बिटल्स के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सभी ये अटेन करते हैं. एचसीपी, सॉरी नॉट एफ, एचसीपी, हेक्सागोनल क्यूबॉइडल पैकिंग. क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. अब ये एक बार बाद में बात करेंगे क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट में आता है. ये अपन ने चैप्टर फर्स्ट अभी स्टडी नहीं किया, तो सीधा सीधा आप यहां पर अभी तो क्या याद रखो, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं. गॉट इट? क्रिस्टल्स बनाते हैं. ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5, D5 का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके स्टेबिलिटी के कारण से, जो D5 का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी के कारण से जो Mn है, मैग्नीज, Mn का क्या रहता है? दैट इज 3d5 4s2. तो इसके पास कितना है? D5, यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के कारण से ये जो है इसके अंदर जो स्पेशल क्लोज पैकिंग यहां पर होती है. नॉर्मली जो अभी अपन ने बात की थी एचसीपी, बीसीसी, इनके अलावा जो मैग्नीज है इसके अंदर स्पेशल क्लोज्ड पैकिंग यहां पर होती है, बिकॉज हायर न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि D5 जो है उसके कारण से इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी काफी ज्यादा प्रेजेंट है. D5 है तो 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण से ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज यहां पर ये शो करते हैं. गॉट इट? अच्छा, Mn. अच्छा, अब एक थोड़ा सा पॉइंट यहां पर आता है मेटेलिक बॉन्ड्स की. यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एड जो डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, मेटेलिक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसीलिए दे शोज स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स. ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स ये शो करते हैं. गॉट इट? इसके अलावा जनरल प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या और अपन बात करें तो जो एटॉमिक जो हाई एंथैल्पी है, डक्टाइल नेचर है, मैलिबिलिटी है, और भी बहुत सारे जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं वो इन सब में काफी ज्यादा होती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है इसी में मेटेलिक नेचर में, मेटेलिक हार्डनेस. हार्डनेस का जुड़ाव है मेटेलिक बॉन्ड से. किससे जुड़ता है ये पॉइंट? जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो मटेरियल उतना ही ज्यादा हार्ड होगा. और मेटेलिक बॉन्ड्स जो हैं इनका जुड़ाव है डायरेक्टली विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे और उतना ही ज्यादा वो हार्ड रहता है. अगर अपन बात करें स्कैंडियम से आगे अपन चलें पीरियोडिक टेबल में, अपन स्कैंडियम से लेकर अगर अपन क्रोमियम तक चलते हैं तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर बढ़ते हैं.
फिर क्रोमियम से लेकर जब अपन कॉपर तक चलते हैं, स्किन टाई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, Zn तक बात कर लें, तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फिर उसके बाद कम होते जाते हैं। इसीलिए जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इंक्रीज्ड होती है स्कैंडियम से क्रोमियम तक और डिक्रीज होती है क्रोमियम से जिंक तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। और इसी के बेसिस पे आप हार्डनेस को भी बोल सकते हो, हार्डनेस बढ़ेगी, यहां पर इनके अंदर हार्डनेस कम होती जाती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस पे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह से कंसिडर रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इनमें बात करें तो इनके अंदर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पर होती हैं, व्हाट इट, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन बात करें तो देखो, पहले तो थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, दैट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये होता है। जैसे अपन 3d का लिखें तो क्या लिखते हैं अपन, 3d 1 to 10 4s 1 to 2, ये लिखते हैं अपन। तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 d ns12 होता है। यहां पर d n-1 d एंड जो ns ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, या इनके बीच में कोई ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता। इसीलिए वी ऑब्टेन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन एलिमेंट्स की हमें ऑब्टेन होती है। क्या रहेगी यहां पर, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पर मौजूद होती है। अंडरस्टैंड? जैसे अपन एलिमेंट्स की बात करें, स्किन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, याद होगा लाइन, स्किन टाई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ओके, अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो दैट इज 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s2, 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2, 3d10, सॉरी यहां पर भी 3d10 4s1, 3d10 4s2, ये इनके कॉन्फ़िगरेशंस हैं। गॉट इट? अब यहां पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, स्कैंडियम जो है ये पाया जाता है +3 स्टेट में, इसमें रहता है +3 स्टेट में। वाई? क्योंकि ये इजीली ये 2s और ये 1d डोनेट कर देता है, लूज कर देता है, ताकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर सके। तो स्कैंडियम हमेशा किसमें मिलेगा, +3 में। स्कैंडियम कभी भी +2 में नहीं मिलता, किसमें मिलेगा, हमेशा +3 में। गॉट इट? इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, आगे तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब में +2 स्टेट कॉमन है, यानी कि ये सारे के सारे +2 स्टेट जरूर शो करेंगे। और उसका कारण है ये आउटर मोस्ट शेल के जो s ऑर्बिटल्स हैं उनको निकालना काफी ज्यादा इजी यहां पर रहता है। ओके, तो
तो यहां पर सबके पास s के अंदर ऑर्बिटल्स, s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको निकालने की टेंडेंसी ये रखते हैं। इसलिए सभी की जो ग्राउंड स्टेट या जो सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी होगी? +2, स्कैंडियम के अलावा। ओके, टाइटेनियम की अपन बात करें तो टाइटेनियम जो है +2, इसके अलावा +3 और +4, क्योंकि इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, वो भी शो करता है। वेनेडियम की अपन बात करें तो +3 भी होता है, +2 तो है ही है, +3 भी है, +4 भी है और +5 भी ये शो करता है। गॉट इट? क्लियर? क्रोमियम जो है ये +2, +3 और +6 के अंदर ये पाया जाता है। इसके अंदर +4 और +5 जो है वो स्टेबल नहीं है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अपन बात करें क्रोमियम, उसके बाद आता है Mn। Mn जो है +2 तो सब में आएगा ही आएगा, +4 +5, +4 +5 +7 स्टेट ये शो करता है। यहां पर +3 मिसिंग है, +3 स्टेट्स जनरली मैग्नीज में नहीं होती। गॉट इट? +6 भी नहीं है, +7 यहां पर वो स्टेट्स लिख रहे हैं जो इसकी सबसे ज्यादा कॉमन है। ओके, फिर आता है दैट इज आयरन। आयरन जो है वो +2 के अलावा +3 में, चलो एक काम करते हैं, +2 तो सब में लिख लेते हैं क्योंकि बार बार वरना आप लोग देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी माइंड में। +2 सभी हैं, +2 इन सभी की कॉमन स्टेट है। तो आयरन जो है वो +2 में भी है और +3 स्टेट में भी होता है। गॉट इट? अगला आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है +2 और +3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। किस किस में है? +2 में और +3 स्टेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। गॉट इट? क्लियर? अब ध्यान रखना बेटा, यहां पर कोबाल्ट आयरन जो है +3 के अलावा +4 +5 +6 भी शो करता है, लेकिन वो नेचर में स्टेबल नहीं है। यहां पर अपन जो मोस्ट स्टेबल है उन्हीं की अपन बात कर रहे हैं। गॉट इट? इसके बाद अपन बात करें निकिल। निकिल जो है +2 और +4 स्टेट शो करता है। कॉपर जो है +2 के अलावा +1 स्टेट भी शो करता है। इसका मैं पहले रीजन बता चुका हूं, s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर स्टेबिलिटी आएगी, तो ये +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। गॉट इट? जिंक की अपन बात करें तो जिंक केवल और केवल कौन से शो करता है? +2 स्टेट शो करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये यहां पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात आती है। तो अगर अपन बात करें नॉर्मलाइज अपन करें तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो है वो +3 और +2 स्टेट्स ये शो करते हैं। नॉर्मल स्टेट्स में कौन सी है? +2 और +3 स्टेट्स इसके अंदर कॉमनली या नॉर्मली ये प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? अच्छा, इनके अलावा अपन ने बात की तो कॉपर और क्रोमियम, अच्छा क्रोमियम का नहीं लिखा अपन ने, क्रोमियम का भी लिख सकते हैं अपन। क्रोमियम भी एक्सेप्शनली +1 स्टेट शो करता है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, क्रोमियम जो है वो और कॉपर दे एक्सेप्शनली शो +1 स्टेट ऑल्सो, ये दोनों +1 स्टेट भी शो करते हैं। और उसका रीजन जो है वो क्या है? इनका स्टेबिलिटी। एक इलेक्ट्रॉन निकालते D5, हाफ फील्ड स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, स्टेबल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन निकालते क्या आ गया? 3D10 फुल फील्ड ऑर्बिटल, तो स्टेबल। तो ये दोनों +1 स्टेट्स भी यहां पर शो करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये यहां पर +2 स्टेट्स शो करेंगे। बाकी जितने भी हैं उनकी ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? मिनिमम +2। +2 के नीचे कोई भी नहीं होगा, केवल किसको छोड़कर? क्रोमियम और कॉपर को। अंडरस्टैंड? अच्छा, जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये कुल मिलाकर +3 से लेकर +7 तक। अच्छा, पहले तो ये बात कर लें, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी हैं? अगर वेट नंबर स्टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी हैं? Mn की +7। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं डी ऑर्बिटल्स की बेसिस पर अपन बोल सकते हैं +3 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताते हैं। नॉर्मल की बात की जा रही है यहां पर, जो मोस्ट कॉमन नंबर्स है
मोस्ट कॉमन +3 है, तो वहां से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पर शो करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब अपन बात करें छोटा सा यहां पर जो आपको दिख रहा है उसी पे अपन बात कर लेते हैं। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ रही हैं। फिर मैग्नीज से लेकर जिंक तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम हो रही हैं और उसका कारण है यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। फिर देखो पेयरिंग स्टार्ट हो गई। फिर क्या स्टार्ट है? पेयरिंग। तो इसीलिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक पेयरिंग जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती जाती है और उसके बाद धीरे धीरे जो है पेयरिंग स्टार्ट होने के कारण से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पेयरिंग होती है, उस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी नहीं होता, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं हायर वो कम होती जाती है। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, और अगर अपन यहाँ पे बात करें, मेन तो पॉइंट्स यही हैं। और कुछ पॉइंट्स जो आते हैं जैसे कि नॉर्मली तो हो गया क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, जैसे अपन बात करें फ्लोरीन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं वो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ ही बनते हैं। जैसे अपन बात करें क्रोमेट Cr2O7, इसमें क्रोमेट जो है ये पाया जाता है। जैसे K2Cr2O7 होता है तो इसके अंदर क्रोमेट जो है वो +6 स्टेट में है। या मैग्नीज के साथ अपन बात करें तो MnO4 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, उसके अंदर मैग्नीज किसमें? +7 स्टेट में। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट जो कंपाउंड्स हैं, वो जो फ्लोरीन और क्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं वो हमेशा किसके साथ बनते हैं? हायर वाले के साथ। और उसका कारण है बहुत हाई चार्जेस और स्मॉल साइज। इनके जो बहुत हाई चार्ज और स्मॉल साइज होने के कारण से ही ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड्स ये बना सकते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, कुछ जो एलिमेंट्स हैं, अब ध्यान रखना है, कुछ एलिमेंट जैसे कि निकिल जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्या करेगा? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जैसे निकिल है, अगर अपन कंपाउंड पर्टिकुलर एग्जांपल पे बात करें तो जीरो शो करेगा। जैसे Ni, निकिल कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसके अंदर जीरो है। या आयरन की अपन बात करें तो जो आयरन का जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके अंदर आयरन की कितनी है? दैट इज 0। ओके? या कोबाल्ट की अपन बात करें तो कोबाल्ट भी कार्बोनिल कंपाउंड, ये जो बात है उसको सीधे पे आ जाता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की कंडीशंस में ये कुछ कंपाउंड्स में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ये शो करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक जो इसके साथ अटैच्ड है उसकी बात कर लेते हैं अपन। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होगा, वैसे वैसे एसिडिक नेचर और जो रिएक्टिविटी है, एसिडिक नेचर और रिएक्टिविटी वो भी इंक्रीज्ड होती जाती है। गॉट इट? वो भी क्या होती जाएंगी? इंक्रीज्ड होंगी। इसलिए अपन सिंपली बोल सकते हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो जनरली बेसिक नेचर की होती हैं, जबकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो जनरली किस नेचर की आ जाती हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर। किस नेचर में आ जाएंगी? वो एसिडिक नेचर के अंदर वो होती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। गॉट इट? क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल अपन ले लेते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, दूसरा लूं मैं वेनेडियम ऑक्साइड V2O3, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, वेनेडियम ऑक्साइड V2O3,
क्रोमेट की बात करूं तो क्रोमेट CrO3, और मैग्नीज की अपन बात करें तो मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O7। अगर यहां पर बोलूं तो ये बेसिक नेचर का है, जबकि ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। बेसिक एसिडिक नेचर, गॉट इट। ये रहता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक यानी कि एसिडिक बेसिक दोनों करता है। ये एसिडिक है और ये मोर एसिडिक नेचर है। तो इसका सवाल आता है ऐसा क्यों कि ये बेसिक है, ये इस तरह से बिहेवियर क्यों शो करते हैं। इसका आंसर देते हैं अपन इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहां पर टाइटेनियम जो है वो +2 में है, वेनेडियम की अपन बात करें तो दैट इज +3, क्रोमियम की अपन बात करें दैट इज +6, और Mn की अपन बात करें दैट इज +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है। Got it? Understand? So these are some properties of D block elements. The remaining properties we will discuss in next class. Okay? Thank you.